Hello students, good morning. I welcome you all. This session is for class 10th and in class 10 we are studying the sexual reproduction in human being. And in the previous session I just introduced the female reproductive system. मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया था. फिर से मैं इसको एक बार और बता दे रहा हूँ, थ्योरेटिकल बता दे रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने आपको केवल डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिया था. आज हम लोग इसको लाइन मतलब पैरा में भी देख लेंगे, प्रेजेंटेशन में भी देख लेंगे. एक बार मैं आपको पहले फिर से रिवाइज करा दूँ. देखो क्या क्या पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. सबसे पहला पार्ट मैंने ओवरी के बारे में बताया था. ओवरी ओवा प्रोड्यूस करती है. मैंने इसके लिए एक अमेजिंग फैक्ट बताया था कि फीमेल के केस में जो ओवा का जो प्रोडक्शन होता है ना, दैट स्टार्ट बिफोर द बर्थ. मतलब व्हेन द गर्ल चाइल्ड इन द फीटल स्टेज, जब वो गर्ल चाइल्ड फीटल स्टेज में होती है तभी उसकी ओवरी में ओवा का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है. बर्थ के बाद कोई ओवा नए ऐड नहीं होते, प्रोडक्शन नहीं होता, उनका मैच्योरेशन होता है. क्योंकि वो इमैच्योर होते हैं तो उन ओवा का क्या होता है, मैच्योरेशन होता है. तो ये सब प्रोसेस कहाँ पे होता है, ओवरी में होता है. क्लियर है, ठीक है. तो ओवरी में एक साइकिल चलती है जिसके थ्रू जो है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी जानते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रोनाउंसिएशन क्या करोगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक प्लेस इन द ओवरी, ओवरी में ही होती है. पूरी एक 28 डेज की साइकिल होती है. इन दैट साइकिल द ओवा मैच्योर, उसी में जो पहले से प्री मॉडियल मतलब प्री कर्सर जो ओवम के हैं, जो पहले से ही प्रोड्यूस हो चुके हैं, वो उसमें मैच्योर होते हैं. एट ईच साइकिल, हर एक साइकिल, एक मंथ में एक साइकिल होती है और ईच साइकिल में एक ओवा का मैच्योरेशन होता है. क्लियर है. व्हेन दैट ओवा मैच्योर, जब वो ओवा मैच्योर हो जाता है तो दैट इज कलेक्टेड बाय द फैलोपियन ट्यूब. यू कैन सी फ्रॉम द यूटरस, यूटरस से एक फाइन ट्यूब कनेक्टेड है जो जाके किसके साथ टर्मिनेट हो जा रही है, ओवरी के साथ. ये देख है तो कनेक्टेड किसके साथ, यूटरस के साथ, लेकिन बाद में आगे जाके किसके साथ टर्मिनेट हो रही है, ओवरी के साथ. तो ओवरी से ओवा को कौन कलेक्ट करता है, फैलोपियन ट्यूब, जिसमें एक पार्ट होता है दैट इज फिम्ब्रियाई. दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ये कभी पूछेगा नहीं, बस जान लो कि फिम्ब्रियाई एक पार्ट होता है विच कलेक्ट द ओवा फ्रॉम द ओवरी. व्हेन द ओवरी रिलीज द ओवा, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन. ठीक है. कभी भी अगर कोई पूछे व्हाट इज ओव्यूलेशन, व्हेन द ओवरी रिलीज द ओवा एंड दैट इज कलेक्टेड बाय द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज ओव्यूलेशन. इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, ओव्यूलेशन बुलाते हैं. ओव्यूलेशन के बाद ओवा कहाँ पे आ गया, फैलोपियन ट्यूब में आ गया. क्लियर है. अब ओवरी का एक रोल तो समझ में आ गया तुम्हें. दूसरा रोल क्या होता है, हार्मोन सेक्रेट करना. बिकॉज विदाउट हार्मोन दीज प्रोसेस कैन नॉट बी एकम्प्लिश्ड. ये जितने भी प्रोसेस होते हैं ना, ये कंप्लीट नहीं हो सकते. इनके लिए कहीं ना कहीं हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हार्मोन पर्टिकुलरली मतलब प्रॉपरली सेक्रेट नहीं हो रहे हैं तो ये ऑल द प्रोसेस विल बी अफेक्टेड. चाहे वो ओवा का फॉर्मेशन हो, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड. दैट्स वाई द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज सेक्रेटेड बाय द ओवरी. और तो ओवरी का रोल समझ में आ गया तुम्हें कि ओवरी हार्मोन भी सेक्रेट कर रही है, ओवरी ओवा का भी प्रोडक्शन कर रही है. ओव्यूलेशन क्या होता है ये क्लियर हो गया. When the ova collected by the fallopian tube, ova remain here. यहाँ पे ओवा कुछ टाइम के लिए रहता है, लगभग 24 आवर्स के लिए. इफ स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइना एंड एंटर इन द फैलोपियन ट्यूब, जो स्पर्म वेजाइना के थ्रू एंटर करके यहाँ तक पहुँच जाता है तो ओवा का क्या ओवम का क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है. तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन पूछता है कि वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो आप क्या बताओगे, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो रहा है. और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, जाइगोट. ठीक है. अब जाइगोट धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, क्लीवेज होगा. मतलब जाइगोट की साइज जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी. क्लियर है. उसके जो सेल्स के नंबर है वो इंक्रीज होंगे, जाइगोट में डिवीजन होगा. उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लीवेज. तो व्हेन द जाइगोट स्टार्ट क्लीवेज, मतलब क्लीविंग स्टार्ट हो जाता है, क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, तो दैट मूव फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ आके और यूटेरिन कैविटी में आ जाता है, इस कैविटी में आ जाता है. इन दिस कैविटी द जाइगोट अटैच टू द एंडोमेट्रियम वॉल. ठीक है. एंडोमेट्रियम वॉल दैट इज इनर वॉल ऑफ द यूटेरस. ये भी आपके सिलेबस में नहीं है. यू कैन राइट डाउन ओनली इनर वॉल ऑफ द यूटेरस. आप क्या लिखोगे, इनर वॉल ऑफ द यूटेरस द जाइगोट इज अटैच्ड. दिस इज नोन एज प्रेगनेंसी. और इसी प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, यहीं से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि जाइगोट क्या हो गया, अटैच हो गया. और इसी प्रोसेस को बुलाते हैं इम्प्लांटेशन. तो किस रीजन में अटैच हो गया, इन द यूटेरस. क्लियर है. इन द यूटेरस द जाइगोट इज अटैच्ड. Now what is the role of the uterus? You can see the uterus is look like as a inverted pear. ये inverted pear की तरह दिखता है. ठीक है. And because it provide the space and in this part the embryo is attached. यहाँ पे embryo attach होता है, embryo का development होता है. That's why it is known as womb. इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, वुम्ब बुलाते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देख सकते हो जो यूटेरस है ना, वो एक ब्रॉड पार्ट है.
और ये मस्कुलर पार्ट होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है क्योंकि जैसे जैसे एम्ब्रियो की साइज़ बढ़ती है इसके ऊपर प्रेशर भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, तो इट डायलेट, तो यूट्रस क्या करता है, डायलेट करता है। यूट्रस आगे आगे एक नैरो रीजन में चेंज हो जाता है, दैट इज नोन एज सर्विक्स, एंड दैट लीड टू द वेजाइनल ट्रैक्ट। और वो बाद में किस में लीड, मतलब किस किस पर्टिकुलर पार्ट में वो आगे जाके कनेक्ट हो जाता है, दैट इज वेजाइना। क्लियर है? तो इस तरह से मैंने आपको सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो डायग्राम के थ्रू बता दिए। अब आप एक बार इसको देख लो, ठीक है। ये मैंने आपको लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बता दी है कि कहाँ पे लोकेटेड होता है। ओवरीज, ईच ह्यूमन फीमेल कंटेन 2 आलमंड शेप ओवरी। अब अगर आप शेप देखो इनका तो आलमंड शेप होता है इनका, आलमंड शेप ओवरीज होती हैं, लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनी, किडनी के पास होती हैं, किडनी डॉर्सल साइड मतलब पीछे के साइड होती हैं, और ओवरीज आगे की साइड होती हैं। द ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जैसे मैंने टेस्टिस में बताया था कि टेस्टिस क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ही ओवरी भी क्या होती हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होती हैं, विच परफॉर्म प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गमीट। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है, फीमेल गमीट का प्रोडक्शन होता है, ओवा का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और 2 हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। द फॉर्मेशन ऑफ ओवा बिगिंस इन द फीमेल फीटस इवन बिफोर द बर्थ। मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी गर्ल चाइल्ड है तो उसके अंदर जब वो फीटल स्टेज में होती है तभी ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और जब वो ओवा मैच्योर होकर रिलीज होता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। क्लियर है? तो ओवरी समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, फैलोपियन ट्यूब। दीज आर द पेयर्ड ट्यूब। पेयर्ड ट्यूब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप देख सकते हो 2 ओवरी होती है, दोनों ओवरी से अलग अलग फैलोपियन ट्यूब कनेक्टेड है, तो ये पेयर्ड हो गई, फैलोपियन ट्यूब पेयर्ड होती हैं। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम यूटेरस, इनका ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है? यूटेरस से हो रहा है। 1 ऑन द ईदर साइड। फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड अप टू द ओवरी, और वो कहाँ तक जाती हैं? ओवरी तक जाती हैं। क्यों जाती हैं? ओवा को कलेक्ट करने जाते हैं। और इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है कि वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब, तो आप आंसर क्या बताओगे? इन फैलोपियन ट्यूब। अब आ जाओ यूटेरस में। इट इज़ अ सिंगल पार्ट होता है, पीयर शेप्ड होता है, हाईली मस्कुलर पार्ट होता है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है। हॉलो इसलिए होता है क्योंकि अगर हॉलो नहीं होगा तो जाइगोट में इम्प्लांटेशन कैसे होगा जाइगोट का, और वहाँ पे उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। हॉलो स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी। डेवलपमेंट ऑफ फीटस अकर इनसाइड द यूटेरस, हेंस इज कॉल्ड वुम्ब, इसीलिए हम उसको वुम्ब बुलाते हैं। द नैरो लोअर पार्ट, जब यूटेरस से हम नीचे की तरफ आते हैं तो नैरो पार्ट मिलता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? सर्विक्स। और यूटेरस की जो इनर वॉल होती है वही साइक्लिक चेंजेस में जाती है। जब मेंस्ट्रुएशन जब होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होता है तो वही वॉल रप्चर्ड हो जाती है, ठीक है। जब मैं आपको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जब भी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो यहाँ की जो यूटेरिन वॉल होती है, मतलब जो इनर वॉल होती है, वो रप्चर्ड होकर ब्लीडिंग फेस के थ्रू, वेजाइना के थ्रू बाहर हो जाते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से समझ में आ गया होगा कि यूटेरस का क्या फंक्शन है, ठीक है। अब आ जाओ वेजाइना। वेजाइना क्या है? जैसे एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल में क्या होता था? पेनिस, ऐसे ही सेम वेजाइना है। इट इज़ अ ट्यूब विच इज़ अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इंटरकोर्स का मतलब क्या हो गया? व्हेन द पेनिस एंटर इन द वेजाइनल ट्रैक्ट इट इज़ नोन एज इंटरकोर्स। तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेनिस इज इंसर्टेड इनटू द वेजाइना फॉर द डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म। किसका डिस्चार्ज करने के लिए? स्पर्म का डिस्चार्ज करने के लिए। स्पर्म आपको पता है किस में प्रेजेंट है? इन द सीमेन। किस फ्लूइड में प्रेजेंट है? वो सीमेन में प्रेजेंट है, ठीक है। दैट इज इजेकुलेटेड ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। उसका इजेकुलेशन कब होता है? इंटरकोर्स, जब इंटरकोर्स होता है। देन द पेनिस इजेकुलेट द सीमेन इन द वेजाइनल ट्रैक्ट एंड दैट कंटेन स्पर्म। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? स्पर्म प्रेजेंट होता है। तो वेजाइना यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्ट एज अ बर्थ कैनाल। किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बर्थ कैनाल की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। क्यों बर्थ कैनाल बोलते हैं? क्योंकि व्हेन द एम्ब्रियो विल बी फुली डेवलप, जब बेबी का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाएगा तो देयर विल बी अ चाइल्ड बर्थ, देयर विल बी अ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड थ्रू दिस ट्रैक, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? बर्थ कैनाल। क्लियर? एंड इट आल्सो प्रोवाइड द पैसेज फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा वो भी किसके थ्रू होगा? विद दिस ट्रैक, इसी पार्ट के थ्रू होगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स थे उनको मैंने आपको डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर दिया और इस पार्ट्स में भी, मतलब इस तरह से भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इन द ह्यूमन फीमेल। आपको पता है इन द ह्यूमन द फर्टिलाइजेशन इज
इंटरनल। दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। बट जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल मतलब होता है कि जब मेल गमीट ट्रांसफर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल गमीट, और उसका फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द बॉडी। दैट्स वाई द फर्टिलाइजेशन इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के कई सारे स्टेप होते हैं, जैसे इनसेमिनेशन, नाम से ही देखो पता लग रहा है इनसेमिनेशन, तो सीमेन से बना, इन मतलब अंदर की तरफ, तो सीमेन का क्या होगा, एजेकुलेशन होगा, मतलब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द वेजाइना थ्रू द पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स। जब इंटरकोर्स होता है देन द पेनिस एजेकुलेट द सीमेन दैट कंटेन स्पर्म इन द वेजाइनल ट्रैक्ट। दिस प्रोसेस इज नोन एज इनसेमिनेशन। जैसे पॉलिनेशन के बिना फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, ऐसे इनसेमिनेशन के बिना भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। एक और टर्म होता है AI, नोट कर लेना। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सम टाइम, जैसे आपने अगर गुड न्यूज़ मूवी देखी होगी तो उस मूवी में आपने पढ़ा होगा IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, मतलब जो मेल पार्टनर होता है वो उसके सीमेन को इजेकुलेट नहीं करते, किसी और के सीमेन को विदाउट इंटरकोर्स हम वहाँ पे पोर कर देते हैं, मतलब इजेकुलेट कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर मेल पार्टनर ट्रांसफर कर रहा है ड्यूरिंग इंटरकोर्स तब तो नेचुरल है, लेकिन अगर मेल पार्टनर नहीं कर रहा है, किसी और के सीमेन को हम कलेक्ट करके वहाँ पे पोर कर रहे हैं, तो उसको क्या बुलाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो सीमेन है वो कपल का भी हो सकता है, मतलब मेल पार्टनर का भी हो सकता है और किसी डोनर का भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से पहला स्टेप क्लियर हो गया, इंसेमिनेशन हो गया। विदाउट इंसेमिनेशन फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। आपको फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन पता है, फ्यूजन ऑफ मेल गमीट विद द फीमेल गमीट, मेल गमीट का फीमेल गमीट के साथ फ्यूजन होना। मेल गमीट यहाँ पे कौन है, स्पर्म, ठीक है। स्पर्म कहाँ पे पहुंच चुका है, वेजाइनल ट्रैक पे पहुंच चुका है, ठीक है। एंड दैट विल स्विम टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब, वो किधर की तरफ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाएगा, ठीक है। इफ ओवम इज प्रेजेंट, अगर वहां पे ओवा प्रेजेंट है, ठीक है, देन देयर विल बी अ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसीलिए अगर मान लो इफ देयर इज ए इंटरकोर्स, इन एवरी इंटरकोर्स देयर कैन नॉट बी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर जितनी बार भी इंटरकोर्स हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। क्यों, क्योंकि ओवम का वहां पे प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। अगर ओवम नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा। दैट्स वाई फॉर द फर्टिलाइजेशन ओवम एंड स्पर्म शुड प्रेजेंट साइमल्टेनियसली, दोनों का प्रेजेंस वहाँ पे रिक्वायर्ड है। अगर दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट होंगे देन देयर कैन नॉट बी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, जो स्पर्म होगा दैट विल स्विम टुवर्ड्स द ओवरी, ओवम की तरफ, फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाएगा, ठीक है। इफ ओवम एंड स्पर्म रीच साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ अगर पहुंच गए देन देयर विल बी अ फर्टिलाइजेशन। मिलियंस ऑफ स्पर्म रीच इनटू द वेजाइना, ठीक है। एक इजेकुलेशन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, लेकिन एक ही स्पर्म एंटर करता है ओवम में। अगर ये ओवम है तो इसके अंदर केवल एक स्पर्म एंटर करता है, मतलब एक ही स्पर्म इसको फ्यूज करता है, मतलब फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। दैट यू विल स्टडी इन क्लास 12 कि ये कैसे पॉसिबल है कि पॉलीस्पर्मी नहीं होती, मतलब कई सारे स्पर्म्स एंटर नहीं कर पाते। एक्चुअली जो ओवम की मेम्ब्रेन होती है ना वो ब्लॉक कर देती है, एक स्पर्म के पहुंचने पे वो मेम्ब्रेन ब्लॉक हो जाती है और वो मल्टीपल स्पर्म को अलाउ नहीं करती है, क्लियर है। सो दिस इन दिस वे ओनली वन स्पर्म पेनिट्रेट द ओवम, मतलब ओवम के अंदर एंटर कर जाता है, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, ओवम का जो न्यूक्लियस है, दोनों के बीच में फ्यूजन होगा एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और वो क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। आपको पता है रिजल्ट, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट होता है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से इंसेमिनेशन, आफ्टर द इंसेमिनेशन देयर विल बी अ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या हो गया, जाइगोट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में, जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, वो भी फैलोपियन ट्यूब में। अब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, नाउ द जाइगोट विल स्टार्ट डिवीजन। जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, क्योंकि जाइगोट आपको पता है डैप्लॉइड सेल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, जाइगोट के अंदर 46। स्पर्म के अंदर कोई पूछ ले कितने क्रोमोसोम्स होते हैं तो 23। ओवम के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं 23, तो दोनों मिलके जाइगोट बना लें, तो जाइगोट के अंदर ऑब्वियस है कि कितने क्रोमोसोम्स होंगे 46। तो जाइगोट अंडरगो रिपीटेड डिवीजन, आफ्टर 4 to 5 days एम्ब्रियो डिसेंड इनटू द यूटेरस, ठीक है। जो एम्ब्रियो है वो धीरे धीरे किसकी तरफ आएगा, यूटेरस की तरफ आएगा। जाइगोट जब एम्ब्रियो स्टेज में आने लगेगा तो वो किसकी तरफ बढ़ेगा, यूटेरस की तरफ बढ़ेगा, और वो यूटेरस की वॉल से अटैच हो जाएगा,
ठीक है। एक्चुअली मैं आपको इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये यूट्रस की वॉल है, ये यूट्रिन वॉल है, ये एम्ब्रियो है मतलब जाइगोट है, इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे विली लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं। किसके ऊपर? जाइगोट के ऊपर। ये जाइगोट के ऊपर जो विली हैं, जैसे मेरे फिंगर्स को मान लो ये विली हैं, ये जो है मैटरनल टिश्यू, मैटरनल टिश्यू मतलब जो यूट्रन्स की जो वॉल है उसके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं और इसी स्ट्रक्चर को बुलाते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को बुलाते हैं इम्प्लांटेशन। तो व्हेन द जाइगोट just attached to the inner wall of the uterus, it is known as implantation। इसी प्रोसेस को क्या बुलाते हैं हम? इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद कौन सा टिश्यू बन जाता है? प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा बाई 8 to 9 days ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 8 to 9 डेज के बाद देयर इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ द फीटस एंड यूटेरस। अभी मैंने बताया ना कि जाइगोट से बहुत सारे विली लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं और वो जो है किसके साथ मिक्स हो जाते हैं? यूटेरस टिश्यू के साथ मिक्स हो जाते हैं और दोनों मिलके कौन सा टिश्यू बना लेते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा ही है जो प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा। ठीक है, और उसका जो भी वेस्ट मटेरियल होगा दैट विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द एम्ब्रियो, मतलब एक्सचेंज होगा मदर की ब्लड से, मदर की बॉडी से जो भी एसेंशियल सब्सटेंसेज हैं वो ट्रांसफर होंगे एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो का जो वेस्ट मटेरियल है दैट विल ट्रांसफर टू द मदर्स ब्लड, वो मदर के ब्लड में वापस आएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर है? तो प्लेसेंटा उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल एक्ट करता है। थ्रू द प्लेसेंटा दिस प्रोसेस टेक प्लेस। तो बाई 8 to 9 days ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ फीटस एंड यूटेरस वॉल ऑफ द मदर फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज प्लेसेंटा, जो क्या बना लेता है? प्लेसेंटा बना लेता है। इट इज अ कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो एंड द यूटेरस वॉल ऑफ द मदर। मदर की जो यूटेरस वॉल है और जो एम्ब्रियो है उन दोनों के बीच में कनेक्शन कौन लिंक कर रहा है? प्लेसेंटा। ठीक है, और प्लेसेंटा ही है जो न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कराता है। थ्रू द प्लेसेंटा न्यूट्रिएंट्स एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस एंटर इनटू द फीटस, वो फीटस के अंदर जाते हैं। मदर्स ब्लड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सपेल्ड इनटू द मदर्स ब्लड। ठीक है, और वहाँ का जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे आ जाता है? मदर्स की ब्लड में आ जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड, अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो आमिर खान लास्ट में एक सीन होता है जिसमें वो अम्बिलिकल कॉर्ड को ही कट करता है। एक कॉर्ड होती है, एक ट्यूब होती है, उसको कट करता है बैटरी के क्लिप लगा के। ठीक है, सबने देखा होगा। तो वो जो कॉर्ड को कट करता है ना, वो जो एम्ब्रियो का जो एब्डोमिनल पार्ट होता है उससे कनेक्टेड होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड कुछ नहीं होती, उसमें आर्टरीज और वेन्स होती हैं। तो प्लेसेंटा से जो आर्टरीज और वेन्स निकलती हैं उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, जो एम्ब्रियो से कनेक्ट होते हैं। उसी कॉर्ड के थ्रू जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसका ट्रांसफर होता रहता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो मदर के ब्लड में वापस आता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड एक कनेक्शन की तरह है और प्लेसेंटा एक क्या है? टिश्यू है। तो दोनों के बीच में कनेक्शन तो प्लेसेंटा है, लेकिन प्लेसेंटा के थ्रू किसके थ्रू जा रहा है न्यूट्रिएंट्स? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। क्लियर है? तो इस तरह से अम्बिलिकल कॉर्ड समझ में आ गया कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ से अराइज हो रहा है? फ्रॉम द एम्ब्रियोज एब्डोमिनल सर्व। ये लिंक की तरह बिहेव करता है एम्ब्रियो और प्लेसेंटा के बीच में। क्लियर है? तो प्लेसेंटा समझ में आ गया। प्लेसेंटा कैसे बना? प्लेसेंटा जब जाइगोट एंडोमेट्रियम वॉल मतलब इनर वॉल ऑफ द यूट्रस से अटैच होने लगा तो उसके ऊपर विली लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाते हैं दैट इंटरडिजिटेटेड, मतलब दे मिक्स विद द यूटेरस वॉल, और दोनों मिलके कौन सा टिश्यू बना लेते हैं? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा एक कनेक्शन की तरह बिहेव करता है यूटेरस और एम्ब्रियो के बीच में, और दोनों के बीच में एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाता है दैट इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटा का रोल समझ में आ गया। फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर आप अपनी बुक में एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन के फॉर्म में एक हेडिंग है कि इफ़ देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन देन व्हाट विल हैपन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, अगर जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है तो क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में आपको मैं एक साइकिल के बारे में यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये पूरी साइकिल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये साइकिल क्यों होती है, इस साइकिल में क्या क्या इवेंट होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा दे रहा हूँ। देखो, इन द ह्यूमन फीमेल देर इज ए पर्टिकुलर साइकिल टेक प्लेस दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम क्या बुलाते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बुलाते हैं। ये 1 से लेके 28 डेज की साइकिल होती है। ठीक है, और इट इज मार्क्ड बाई ब्लीडिंग फेज। कैसे हम पहचानेंगे? हाउ विल वी आइडेंटिफाई देर इज ए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टेड विद द ब्लीडिंग फेज। 1 से लेके 5 डेज तक देर इज ए ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज होती है। ठीक है, वो ब्लीडिंग फेज क्यों होती है अभी पता लग जाएगा कि ब्लीडिंग फेज क्यों आती है। उसके बाद 6 से लेके 14 डेज तक ओवा का फॉर्मेशन होता है, ओवा का मैच्योरेशन होता है।
ठीक है, आपको पता है ओवरी में जो ओवा प्रेजेंट है वो इमैच्योर स्टेज में प्रेजेंट है। धीरे धीरे जितने भी इमैच्योर ओवा होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है और वो मैच्योर हो जाते हैं। 14 डेज तक आते आते वो मैच्योर हो जाते हैं और ओवा रिलीज हो जाता है। ठीक है, ओवा जो है किस डेट के आसपास रिलीज हो जाता है, 14 डेज के आसपास रिलीज हो जाता है। और कहाँ पे आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। अगर फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म भी है तब तो उसका फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बन गया। जाइगोट बन गया तो अभी आपने पढ़ के आ रहे हो कि जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, यूटेरस वॉल प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ओवा का रिलीज होगा, जैसे ही ओवा रिलीज होता है यूटेरस की वॉल प्रिपेयर हो जाती है। यूट्रस की वॉल प्रिपरेशन का मतलब क्या हो गया, यूट्रस की वॉल में ब्लड की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, यूट्रस की वॉल स्पॉन्जी हो जाती है। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, यूट्रस की वॉल में ब्लड की सप्लाई बढ़ गई, यूट्रस की वॉल स्पॉन्जी हो गई। क्यों, जिससे वो रिसीव कर पाए जाइगोट को। अगर ये प्रिपेयर नहीं करेगी अपने आप को तो इट कैन नॉट रिसीव द जाइगोट, ये जाइगोट को रिसीव नहीं कर सकते। बात समझ में आई। ठीक है, तो यूट्रस की वॉल क्या हो गई, प्रिपेयर हो गई। कब प्रिपेयर हो गई, जैसे ही ओवा रिलीज हो गया। अगर ओवा का फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो जाइगोट यहाँ जाके मतलब एम्ब्रियो जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जैसे मैंने बता रखा था कि एवरी इंटरकोर्स डज नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन बिकॉज स्पर्म एंड ओवा शुड प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इस तरह से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो जो एंडोमेट्रियम मतलब जो यूटेरस की वॉल है ना वो रप्चर्ड हो जाएगी। उसमें जो ब्लड की सप्लाई हो गई थी, जो स्पंजी हो गई थी, वो क्या हो जाएगा, रप्चर्ड हो जाएगा और क्या होगा, ब्लीडिंग फेज आ जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से अगर हम पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो उसको 1 से लेके 28 डेज में हम स्टडी कर सकते हैं। कैसे, हाउ इट विल बी मार्क्ड दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टेड विद द ब्लीडिंग फेज। जब जिस दिन से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होता है दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहां से हम उसको फर्स्ट डे मान लेते हैं। 1 से लेके 5 डेज तक मैक्सिमम देयर इज ए ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज होता है। ब्लीडिंग फेज क्यों होता है ये भी आपको पता लग गया। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो यूट्रस की वॉल है वो रप्चर्ड हो गई, जो प्रिपेयर हो गई थी वो रप्चर्ड हो गई, तो ब्लीडिंग होती है। एंड दैट ब्लीडिंग जस्ट कम आउट थ्रू द वेजाइनल ट्रैक्ट दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फ्लो, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लो के नाम से जानते हैं। उसके बाद 6 से लेके 14 डेज में जो ओवा है उसका मैच्योरेशन हो रहा है। ओवा जब रिलीज होता है तो एंडोमेट्रियम वॉल अपने आप को प्रिपेयर करने लगती है टू रिसीव द जाइगोट। अगर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया तब तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा एंड देयर विल बी नो ब्लीडिंग फेज, तब ब्लीडिंग फेज नहीं होगी। क्लियर है। तो इस तरह से आपको इस साइकिल का मतलब समझ में आ गया, इस साइकिल में क्या होता है और इस साइकिल में कौन कौन से इवेंट होते हैं। एक बार इसको देख लो। इन एवरी 28 डेज इट इज मार्क्ड बाई ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फ्लो। एट एन इंटरवल ऑफ 28 डेज अ सिंगल एग इज रिलीज्ड। सिंगल एग रिलीज होगा फ्रॉम ईदर ऑफ द 2 ओवरी। आपको पता है 2 ओवरी होती हैं, तो 2 ओवरी में से कोई एक कोई ओवरी ओवा रिलीज कर देगी। ठीक है, द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम रेडी, और इनर वॉल क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। ठीक है, टू रिसीव द फीटस, उस जाइगोट को, फीटस को रिसीव करने के लिए रेडी हो गई। इफ जाइगोट इज नॉट फॉर्म, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में जो यूट्रस वॉल है वो क्या हो जाएगी, रप्चर्ड हो जाएगी एंड देयर विल बी अ ब्लीडिंग, और क्या होगी, ब्लीडिंग फेज होगी, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लो के नाम से जानते हैं। क्लियर है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन व्हेन द गर्ल चाइल्ड attain puberty and there is a first menstruation occur that is known as menarche। उस पर्टिकुलर प्यूबरिटी में जो स्टेज होती है उसको हम मेनार्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मेनार्क का क्या हो गया, व्हेन द गर्ल चाइल्ड अटेन प्यूबरिटी एंड स्टार्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज नोन एज मेनार्क। ठीक है, एंड दैट लास्ट फॉर 45 to 55 ईयर ऑफ द एज। ठीक है, जब गर्ल चाइल्ड की जो एज होती है 45 या 55 ईयर में पहुंच जाती है तो जो ये जो सेक्सुअल साइकिल होती है ये स्टॉप हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है, रुक जाती है, मतलब स्टॉप हो जाती है, और उसी को बुलाते हैं मीनोपास। ठीक है, तो मीनोपास क्या होता है, व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एट द एज ऑफ 45 to 55 ईयर एंड व्हेन इट इज स्टार्ट इट इज नोन एज मीनार्क। इसको हम क्या बुलाते हैं, मीनार्क बुलाते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय वेल रेगुलेटेड हार्मोनल सिस्टम। जो फीमेल में जो हार्मोनल सिस्टम होता है वो पूरी तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर है। तो इस तरह से आज हम लोग ने फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, मतलब व्हेन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन व्हाट विल हैपन, तो टॉपिक को मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में आपको बता दिया। और इंपॉर्टेंट भी है, यू शुड नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइकिल, इस साइकिल में क्या होता है। ठीक है, इस साइकिल में मैंने आपको ये भी बताया कि इस साइकिल में एक कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है, उसमें ओवा का रिलीज होता है, ओवा वहां पे रिलीज होता है।
अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे कॉपुलेशन ना हो तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। अगर कोई भी कपल है और वो एजुकेटेड है और वो जानता है, अगर वो काउंटिंग कर ले रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जैसे फर्स्ट डे ब्लीडिंग फेज है तो फर्स्ट डे के बाद 5 डे तक ब्लीडिंग फेज होगा, उसके बाद अगर वो अवॉइड कर रहा है 10 से लेके 17 डेज तक कॉपुलेशन अवॉइड कर रहा है, मतलब कॉपुलेशन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी काज नहीं हो सकती, ठीक है। इसको बोलते हैं रिस्क पीरियड, इसी को बोलते हैं फर्टाइल पीरियड या रिस्क पीरियड, ठीक है। अगर आपने गुड न्यूज़ मूवी देखी होगी अक्षय कुमार और करीना कपूर की, तो उसमें जब वो कार में होती है, जब फ्लाइट के लिए जाती है, तो वो एक इस फर्टाइल पीरियड की बात करती है, ठीक है। तो वो फर्टाइल पीरियड यही होता है, अगर 10 से लेके 17 डेज तक अगर कॉपुलेशन हो जाए तो उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेज हो जाते हैं प्रेगनेंसी के। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग मूवी से भी बहुत सारे अपने सब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर सकते हैं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में। क्लियर है? क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप उनको, आपके नॉलेज जब वाइड होगी तो आप बहुत सारे क्राइम, बहुत सारे ट्रैप, बहुत सारे जगह ट्रैप होने से आप बच सकते हो, ठीक है, और दूसरों को भी अवेयर कर सकते हो। क्लियर है? तो सेशन को कंप्लीट करते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। जय हिंद, जय भारत, लव यू एंड गुड बाय।